प्रणाम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की पुस्तक साइंस के अध्याय 7, जिसका नाम है गति अर्थात मोशन। गति। तो सबसे पहले परिचय देखते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विराम अवस्था में अर्थात रुकी हुई अवस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान गतिमान अर्थात चलते हुए अवस्था में देखते हैं। पक्षी उड़ते हैं, मछलियाँ तैरती है, रक्त शिराओं और धमनियों में रक्त जो ब्लड होता है वह शिरा और धमनी में क्या होता है, बहता है। तथा मोटर गाड़ियाँ चलती है। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे तथा आकाश गंगाएं सभी क्या है, गतिमान है। हम प्रायः प्रायः हम यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है। प्रायः हम क्या समझते हैं, प्रायः हम यही समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति में क्या करता है, परिवर्तन। तथापि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष प्रमाण है जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष प्रमाण है। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान धूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाओं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। आगे है निर्देश बिंदु। तो निर्देश बिंदु या रेफरेंस पॉइंट किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। किसी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। तो निर्देश बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्कूल स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में। जैसे स्कूल जो है, ये रेलवे स्टेशन है, इससे 2 किलोमीटर उत्तर में क्या है, तो इस स्कूल है। तो यहाँ रेलवे स्टेशन क्या है, यहाँ रेलवे स्टेशन हुआ निर्देश बिंदु या मूल बिंदु। तो आगे है दूरी और विस्थापन। तो दूरी और विस्थापन अर्थात डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस यानी दूरी और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो गति का वर्णन करने के लिए हम दूरी और विस्थापन की अवधारणा को समझना अत्यंत आवश्यक है। तो हम गति का के बारे में जानने के लिए हमें दूरी और विस्थापन के बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। तो दूरी क्या है यानी डिस्टेंस क्या है, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है अर्थात स्केलर क्वांटिटी। तो आगे है विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। तो वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है यानी वेक्टर क्वांटिटी। अदिश राशि अर्थात जिसमें परिणाम हो दिशा नहीं, और सदिश राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो वह सदिश राशि कहलाता है। तो आगे क्या है देखते हैं। आगे है इनका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो इस घर से इस घर को जाने के लिए जो इस सड़क मार्ग से जितना दूरी तय करता है वो क्या कहलाता है, मतलब जितना जितना लंबाई चला जाता है उसे डिस्टेंस से दूरी जैसे जैसे मार्ग की लंबाई होगा वो कुल जोड़ कर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है जहां से चाह प्रारंभ किया और जहां पे पहुंचा उसके बीच की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी कैसे ले सकते हैं, सीधे सीधे ले सकते हैं ऐसे न्यूनतम दूरी। तो वही क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। आगे है दूरी और विस्थापन में अंतर। तो
दूरी कभी क्या होता है, शून्य नहीं हो सकता। दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता यदि वस्तु गतिमान है, जबकि विस्थापन शून्य हो सकता है यदि वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस आ जाए। यहाँ से कोई वस्तु चला, यहाँ पहुंच गया, तो इसमें क्या हुआ, इसकी न्यूनतम दूरी क्या है, शून्य है, तो विस्थापन क्या होगा, शून्य। और दूरी दूरी कभी शून्य नहीं हो सकता। अगर कुछ ना कुछ चला तो क्या हुआ, दूरी यहाँ से यहाँ गया तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ चला, शून्य नहीं हो सकता दूरी, लेकिन विस्थापन एक ही जगह आ जाएगा। तो इसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच क्या हो जाएगा, दूरी शून्य, विस्थापन शून्य हो जाएगा। दूरी दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दूरी दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य हो सकता है। तो इसी का उदाहरण लीजिए। तो जैसे यहाँ से कोई वस्तु चला, तो दूरी ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर यहाँ आ गया। तो दूरी तो जितना ऐसे घूम के गया यहाँ आया, तो कुल दूरी हो जाएगा, लेकिन विस- विस्थापन क्या हो, यहाँ यहीं रुक जाता तो विस्थापन शून्य होता, लेकिन फिर और आगे बढ़ गया, यहाँ तो धनात्मक ही है। तो ऐसे लेते हैं, जैसे ये सीधा रास्ता है, यहाँ से चालू कर, यहाँ से प्रारंभ करता है, फिर यहाँ आता है, फिर इधर यहाँ आके रुकता है, तो इधर माइनस में हो गया इधर, तो इसलिए विस्थापन क्या होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन का परिणाम तय की गई दूरी के बराबर, विस्थापन का परिणाम तय की गई दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है। तो विस्थापन का परिणाम दूरी के बराबर या उससे कम हो सकता है, लेकिन कभी भी अधिक नहीं हो सकता। आगे है चाल और वेग। तो चाल और वेग यानी स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है औसत चाल या एवरेज स्पीड। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसमें लगा कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं, औसत चाल। तो स्पीड या एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो यहाँ एम क्वेश्चन दिया गया है इसी पर आधारित, तो देखते हैं क्या है। यहाँ है, एक वस्तु 4 सेकेंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है तथा पुनः 2 सेकेंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है। वस्तु की औसत चाल क्या होगी। तो कुल दूरी 16 मीटर, 16 मीटर कितना हो गया, 32 मीटर, और कुल समय 4 सेकेंड और 2 सेकेंड बराबर 6 सेकेंड। तो हमने अभी देखा कि औसत चाल बराबर होता है दूरी, कुल दूरी बटे कुल लिया गया समय। तो कुल दूरी था 32, 6, इसको भाग देंगे तो 5.33 मीटर पर सेकेंड। तो दूरी हम मापते हैं मीटर में, और टाइम क्या मापते हैं, सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। इसलिए वस्तु की औसत चाल 5.33 मीटर पर सेकेंड। आगे है वेग। दिशा के साथ चाल व दिशा के साथ चाल को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। दिशा के साथ चाल को वेग यानी वेलोसिटी कहते हैं। वेग एक ऐसी राशि है जो वस्तु की चाल और दिशा दोनों को व्यक्त करती है। वेग एक ऐसी राशि है जो वस्तु की चाल और दिशा दोनों को व्यक्त करती है। अतः एक निश्चित दिशा में निश्चित दिशा में चाल को ही क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। वेग एक सदिश राशि है, अर्थात इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। इसमें परिणाम और दिशा दोनों ही होते हैं। इस किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों परिवर्तन के साथ होता है। तो किसी वस्तु का वेग समान या असमान हो सकता है। यह वस्तु की चाल, गति की दिशा या दोनों दोनों में परिवर्तन
के साथ होता है। आगे है औसत वेग। तो औसत वेग क्या होता है? औसत वेग बराबर होता है प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2। तो जहाँ इसमें दिया गया यहाँ यहाँ दिया गया फॉर्मूला है, जहाँ औसत वेग यानी एवरेज वेलोसिटी औसत वेग है, यू प्रारंभिक वेग है और भी अंतिम वेग है। चाल तथा वेग दोनों का मात्रक समान होता है, मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड। आगे है क्रियाकलाप या एक्टिविटी बुक में जो दिए गए हैं उसका निष्कर्ष। तो औसत चाल का आकलन करना। तो औसत चाल का आकलन, अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल जाने में लगे समय को मापिए। यदि आप मान लें कि आपके पैदल चलने की औसत चाल 4 किलोमीटर/घंटा है, तो अपने घर से बस स्टॉप या स्कूल की दूरी का आकलन कीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय का सूत्र उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं? दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और औसत चाल निकालेंगे तो औसत चाल क्या है? कुल दूरी और हमें कितना समय लगा उससे भाग दे सकते हैं। आगे क्रियाकलाप या एक्टिविटी है जिसका उद्देश्य प्रकाश और ध्वनि की चाल में अंतर समझना। जब जब आसमान में बादल छाए होते हैं तो बिजली के चमकने और बादलों के गरजने की क्रिया बार बार हो सकती है। पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। जब जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो पहले बिजली की चमक दिखाई देती है। उसके कुछ समय पश्चात बादलों की गरजने की ध्वनि हम तक पहुंचते या आप तक पहुंचती है। तो इसका कारण क्या है? ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि प्रकाश की चाल 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड से बहुत अधिक होता है। ध्वनि की चाल से प्रकाश की चाल क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इनके बीच समय अंतराल को मापकर हम बिजली चमकने के स्थान की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो प्रकाश की चाल क्या होता है? ध्वनि की चाल से अधिक होता है, इसलिए प्रकाश पहले पहुंच जाती है हम तक, जिसे हम पहले देख लेते हैं, और ध्वनि बाद में पहुंचती है, जिसको हम बाद में सुन पाते हैं। आगे का आगे उदाहरण दिया गया है, एक प्रश्न है। तो प्रश्न क्या है? यात्रा शुरू करते समय कार का ओडोमीटर अर्थात जिससे हम मापते हैं कि कार कितनी दूरी तक चला है अब तक, तो 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। और यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं तो कार की औसत चाल किलोमीटर/घंटा और मीटर पर सेकेंड में ज्ञात करना है। तो कार कितना दूरी तय किया? तो लास्ट माप क्या था? ओडोमीटर का क्या प्रदर्शित किया? 2400। पहले 2000, तो कितना चला? 400। समय लिया 8 घंटा। तो कार की औसत चाल बराबर कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय, तो 50 किलोमीटर/घंटा होता है। इसको मीटर, आगे इसको मीटर पर सेकेंड में परिवर्तित किया गया। मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए, जैसे 50 किलोमीटर/घंटा था, तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर। और 1 घंटा बराबर कितना? 60 मिनट होता है। और सेकेंड में 60 को 2 बार गुना करेंगे तो 3600 सेकेंड होता है। तो इनसे गुना करके इतना आएगा, 13.9 मीटर पर सेकेंड। तो कार की औसत चाल किलोमीटर/घंटा में और मीटर/सेकेंड में है। आगे उदाहरण है, आगे भी एक प्रश्न है। तो उषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक सरल रेखीय पथ पर जाती है तथा वापस आती है। सरल रेखीय पथ पर क्या करती है?
जाती है और फिर वापस भी आती है। इस दौरान वह कुल 90 मीटर लंबा तालाब है, तो जाएगी और आएगी, तो इस प्रकार वह 180 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय कर लेती है। उषा की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बट्टे कुल लिया गया समय। तो कुल दूरी कितना? 180 मीटर। और कितना समय लिया? 1 मिनट। तो मिनट को सेकंड में बदले तो छोटिया 18 अर्थात 3 मीटर पर सेकेंड उसका क्या हुआ? औसत चाल। और औसत वेग क्या होता है? तो औसत वेग कुल विस्थापन बटे कुल लिया गया विस्थापन बटे लिया गया समय। तो विस्थापन यहाँ से तैरना प्रारंभ किया और वापस यहीं आ गया, तो विस्थापन प्रारंभिक दूरी और अंतिम दूरी क्या होगा? प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो गया, इसलिए इसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य। तो शून्य बट्टे कुल लिया गया समय अर्थात औसत वेग क्या होगा? 0। अतः ऊष्मा की औसत चाल 3 मीटर पर सेकेंड और औसत वेग 0 मीटर पर सेकेंड होगा। आगे है वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन की दर तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। असमान गति में असमान गति में वेग असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। असमान गति में वेग समय के साथ परिवर्तित होता है। इस परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन और लिया गया समय। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे लिया गया समय। तो जहाँ जहाँ यहाँ जो फॉर्मूला दिया गया है, यहाँ पे u बराबर हो गया प्रारंभिक वेग और v बराबर हो गया अंतिम वेग और t बराबर समय। और इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, अर्थात वेग ये दोनों घट कर आएगा तो एक वेग बचेगा, तो उसका क्या वेग का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और नीचे टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो क्या हो गया? मीटर बटे सेकेंड इंटू सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे देखते हैं त्वरण के प्रकार के बारे में दिया गया है। तो त्वरण त्वरण धनात्मक त्वरण होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, एक समान त्वरण होता है और असमान त्वरण होता है। तो धनात्मक त्वरण, यदि त्वरण वेग की दिशा में है और वह वेग बढ़ रहा है, तो वह वेग बढ़ रहा है और वेग की दिशा में, तो वह धनात्मक त्वरण होगा। वेग बढ़ रहा है और वेग की दिशा में है तो धनात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण को क्या? मंदन भी कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहा जाता है। यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में है और वेग घट रहा है, यदि त्वरण वेग यदि वेग घट रहा है यदि वेग घट रहा है और वेग की विपरीत दिशा में है, तो वह क्या कहलाएगा? ऋणात्मक त्वरण। यदि वेग समान समय अंतराल में समान रूप से बदलता है समान समय अंतराल में समान रूप से बदलता है तो एक समान त्वरण कहलाता है। और इसका उदाहरण है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु एक समान त्वरण होता है। समान समय अंतराल में समान रूप से बदलता है, उदाहरण है स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु। आगे है असमान त्वरण। यदि वेग असमान दर से बदलता है यदि वेग क्या होता है? असमान दर से बदलता है तो असमान त्वरण कहलाता है। इसका उदाहरण है भीड़ वाली सड़क पर कार की चाल। तो ये क्या होगा? असमान त्वरण। आगे क्रियाकलाप है जिसके बारे में देखते हैं। तो दैनिक जीवन में गतियों के उदाहरण। दैनिक जीवन में गति के क्या उदाहरण? तो गति की दिशा में त्वरण। ढलान पर ढलान गति की दिशा में त्वरण क्या होता है? ढलान पर नीचे लुढ़कती हुई गेंद। तो गति की दिशा में त्वरण
के उदाहरण हो सकते हैं ढलान पर लुढ़कती हुई गेंद। यह किसका उदाहरण है? गति की दिशा में त्वरण। त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध। त्वरण गति की दिशा के विरुद्ध इसके उदाहरण हो सकते हैं ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद। ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद। यह गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर है। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण क्या है? नीचे की ओर है। एक समान त्वरण के उदाहरण है मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु। किसका उदाहरण है? एक समान त्वरण। और असमान त्वरण है बाजार में चलती हुई कार। असमान त्वरण के उदाहरण है। आगे है प्रश्न है, तो प्रश्न में है कि विरामावस्था से राहुल अपनी साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेता है। वह इस प्रकार ब्रेक लगाता है कि साइकिल का वेग 5 सेकेंड में कम होकर 4 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। दोनों स्थितियों में साइकिल की त्वरण की गणना करना है। दोनों स्थिति में, तो पहली स्थिति में जब वह शून्य में साइकिल विराम अवस्था में था और 30 सेकेंड बाद उसका वेग 6 मीटर पर सेकेंड हो गया। दूसरा, वह 6 मीटर पर सेकेंड की वेग से चल रहा था और ब्रेक लेने से 5 सेकेंड में क्या हो गया? 4 मीटर पर सेकेंड में हो गया। दोनों स्थिति में क्या करना है? साइकिल का त्वरण ज्ञात करना है। तो पहली स्थिति में वो पहले विराम में था अर्थात प्रारंभिक वेग शून्य, और अंतिम वो 30 सेकेंड बाद 6 मीटर पर सेकेंड हो गया और समय कितना लिया? 30 सेकेंड। तो इसका क्या निकालना है? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे कुल समय। तो इतना हो जाएगा। दूसरा अवस्था में क्या है? दूसरा अवस्था में प्रारंभिक वेग 6 है और अंतिम वेग क्या है? 4। और टाइम कितना लिया रुकने, ब्रेक लगाने के बाद? 5 सेकेंड। तो त्वरण बराबर हो जाएगा अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे कुल लिया गया समय। तो ये उल्टा है, इधर घट रहा है, माइनस वाला बड़ा है, इसलिए माइनस माइनस में आएगा और माइनस ऋणात्मक त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो साइकिल का त्वरण पहली स्थिति में इतना है और दूसरी स्थिति में इतना है। आगे कुछ प्रश्न दिया गया है जिसे आप ऊपर की तरह स्वयं सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति का क्या? ग्राफीय प्रदर्शन। तो सबसे पहले है दूरी समय ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति की परिवर्तन को दूरी समय ग्राफ से प्रदर्शित किया जा सकता है। इस ग्राफ में एक्स अक्ष और दूरी को, समय को कहाँ लेना है? एक्स अक्ष पर, और दूरी को कहाँ लेना है? वाई अक्ष पर लेते हैं। दूरी समय ग्राफ में दूरी वाई अक्ष पर और समय एक्स अक्ष पर लिया जाता है। तो आगे देखते हैं। आगे उसी का उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं समय कहाँ है? एक्स अक्ष पर और डिस्टेंस वाई अक्ष अक्ष पर। आगे दूरी समय ग्राफ से निष्कर्ष निकाला गया है। तो दूरी समय ग्राफ से एक समान चाल, असमान चाल, विरामावस्था और चाल की गणना कर सकते हैं। तो दूरी समय ग्राफ एक समान चाल में दूरी समय ग्राफ क्या दर्शाता है? ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। दूरी समय ग्राफ में एक समान चाल में ग्राफ एक सीधी रेखा होती है। असमान चाल में ग्राफ एक वक्र रेखा होती है। असमान चाल में वक्र रेखा होती है। विरामावस्था में ग्राफ समय अक्ष के समांतर, विरामावस्था में दूरी समय ग्राफ में समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होती है। और दूरी समय ग्राफ से चाल की गणना करने पर ग्राफ की ढाल चाल बताती है। ग्राफ की ढाल क्या बताती है? चाल। कुल स्पीड में क्या है? चाल में अंतर बटे समय में अंतर। आगे है वेग समय ग्राफ।
पहले दूरी समय ग्राफ को देखें, अब वेग समय ग्राफ। तो वेग समय ग्राफ में समय को एक्स अक्ष पर और वेग को वाई अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं। यहाँ देख सकते हैं वेग और समय। तो ये फिगर जो है एक समान वेग को दर्शा रहा है, एक समान, दूसरा एक समान त्वरण को। ये एक समान वेग, एक समान त्वरण और मंदन के लिए ये ऋणात्मक त्वरण को दर्शा रहा है। तो वेग समय ग्राफ की विशेषताएं। तो वेग समय ग्राफ की विशेषताएं। तो एक समान गति या नियत वेग के लिए, एक समान गति या नियत वेग के लिए ग्राफ समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, ग्राफ में समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा होती है एक समान गति के लिए। एक समान त्वरण, एक समान त्वरण में ग्राफ एक सीधी रेखा होती है जो मूल बिंदु अर्थात जीरो से या किसी अन्य बिंदु से शुरू हो सकती है। और वेग समय ग्राफ में त्वरण की गणना करने वाली ग्राफ की ढाल त्वरण को बताती है। तो वेग समय ग्राफ में त्वरण की ग्राफ की ढाल किसको प्रदर्शित करता है? तो त्वरण को। और दूरी बटे विस्थापन, वेग समय ग्राफ और वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच के क्षेत्रफल विस्थापन का परिणाम देता है। तो वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का कुल क्षेत्रफल किसको बताता है? तो विस्थापन को। आगे है ग्राफीय विधि से गति के समीकरण। ग्राफीय विधि से गति के समीकरण को देखेंगे। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तथा उसके वेग, त्वरण और तय की गई कुल दूरी के बीच कोई संबंध स्थापित करने वाले तीन समीकरण होते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है तो उसके वेग, त्वरण और तय की गई दूरी के बीच संबंध स्थापित करने वाले तीन समीकरण होते हैं, जिसे हम आगे देखते हैं। तो यहाँ गति के समीकरण के व्युत्पत्ति के लिए वेग समय ग्राफ है। यहाँ किसको वेग समय ग्राफ दिया गया है। तो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वेग समय संबंध के लिए समीकरण। तो वेग और समय के संबंध के लिए, वेग और समय के संबंध के लिए समीकरण होता है v बराबर यू टी। तो वेग और समय ये क्या दर्शाता है? वेग और समय के संबंध के दर्शाने वाला समीकरण है। आगे है समय और स्थिति के संबंध के लिए समीकरण। ये क्या है? इस समय और क्या स्थिति को समय और स्थिति के संबंध के दर्शाने वाला समीकरण जो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आगे है वेग स्थिति संबंध के लिए, किससे? वेग और स्थिति संबंध के लिए समीकरण। तो इसको तो 2as बराबर भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो भी स्क्वायर बराबर ले सकते हैं यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये किसके बीच संबंध दर्शाता है? वेग और स्थिति के बीच, वेग और स्थिति के बीच। तो हमने अभी तीन समीकरण देखे। पहला था वेग और समय के लिए समीकरण, वेग और समय के लिए समीकरण जो जो क्या था? v
भी बराबर यू प्लस ए टी। दूसरा समीकरण था समय और स्थिति के लिए, समय और स्थिति के लिए जो था एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है वेग और स्थिति के लिए समीकरण, वेग और स्थिति के लिए समीकरण, जिसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे प्रश्न है, इसे इन समीकरणों के माध्यम से हल किए जा सकते हैं। आगे है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति अर्थात यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वस्तु त्वरित हो जाती है। वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण कहते हैं। यह परिवर्तन वेग के परिणाम या दिशा दोनों में बदलाव के कारण हो सकता है। तो ये जो परिवेग में परिवर्तन होता है इसके किसके कारण होता है? परिणाम या दिशा, दोनों में से किसी के कारण हो सकता है। तो आगे है वृत्तीय पथ पर धावक। जैसे कोई दौड़ने वाला एथलीट क्या है? एथलीट क्या है? वृत्तीय पथ पर दौड़ रहा है। तो कल्पना कीजिए एक धावक विभिन्न पथों पर दौड़ रहा है। कल्पना कीजिए कि एक धावक विभिन्न पथों पर दौड़ रहा है, तो यह आयताकार पथ, तो इसमें दिस आयताकार पथ पे दौड़ेगा तो चार बार क्या दिशा क्या होगा? चार बार बदलती है। षष्ठकोणीय पथ, इसमें दिशा 6 बार परिवर्तन होगा। अष्टकोणीय पथ, इसमें 8 बार दिशा बदलेगी। और वृत्तीय पथ, वृत्तीय पथ जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती है, जैसे जैसे भुजाओं के हम ऊपर देखें न, जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती है और पथ वृत्ताकार होता जाता है। जैसे जैसे भुजाओं की संख्या बढ़ती है पथ क्या होता है? वृत्ताकार होता है। और दिशा अनंत, वृत्ताकार पथ में दिशा अनंत हो जाता है और अनंत बार हर बिंदु पर बदलती है। तो हमने देखा कि जैसे जैसे भुजाओं की संख्या क्या होता है? भुजाओं की संख्या बढ़ती है, पथ वृत्ताकार होता जाता है। और और दिशा, और वृत्ताकार पथ में दिशा क्या होता है? दिशा अनंत बार, अनंत बार अर्थात हर बिंदु पर बदलता है। तो आगे क्या है? आगे देखते हैं। आगे यहाँ इस चित्र से देख सकते हैं आप, इसमें वृत्ताकार पथ है और हर दिशा, हर बिंदु पर क्या हो रहा है? दिशा बदल रहा है। तो यहाँ एक समान वृत्तीय गति में वेग की दिशा हर बिंदु पर स्पर्श रेखीय होती है। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है, जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। आगे है, तो एक समान वृत्तीय गति यह एक त्वरित गति है, एक्सीलरेटेड मोशन है। क्योंकि चाल, क्योंकि एक समान वृत्तीय गति में चाल क्या होता है? नियत होने के बावजूद, क्योंकि चाल नियत होने के बावजूद दिशा क्या है? लगातार बदलती रहती है, जिससे उसका वेग बदलता रहता है। तो आगे है, तो वृत्तीय वृत्तीय वेग अर्थात वृत्तीय गति पर वेग। तो वृत्तीय गति पर वेग बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटे समय। तो कुल तय की गई दूरी क्या होगा? तो ये इस यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी कैसे ज्ञात किया जा सकता है? 2πr से और बट्टे कुल लिया गया समय। तो वृत्तीय वेग बराबर होता है वृत्तीय वेग 2πr बट्टे समय, जहाँ r त्रिज्या है, t एक चक्कर लगाने में लगा समय। आगे क्रियाकलाप दिया गया है, तो क्रियाकलाप और उसके निष्कर्ष। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है वृत्तीय गति में दिशा का अनुभव करना। वृत्तीय गति में क्या करना है? दिशा का अनुभव करना। तो एक धागे के छोर पर पत्थर बांधकर उसे घुमाए। जब आप धागे को छोड़ते हैं तो पत्थर स्पर्श रेखीय या टेंजेंटियल दिशा में सीधी रेखा में उड़ जाते हैं। जैसा कि आप घुमा रहे हैं, अगर आप यहाँ आते छोड़ देंगे तो ये पत्थर और रस्सी इधर इधर को ही निकल जाएगा।
तो ये क्या है, स्पर्श वृत्त के स्पर्श रेखा की दिशा में निकल जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि वृत्तीय गति में हर क्षण वस्तु की गति की दिशा हर क्षण वस्तु की गति की दिशा बदलती रहती है और वह उस बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। आगे भी इससे संबंधित प्रश्न दिए गए हैं जो जिसे आप ऊपर के समीकरण से हल कर सकते हैं। आगे इस अध्याय का क्विक रिवीजन है। तो गति क्या है? गति स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ही क्या कहलाता है? गति कहलाता है। स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? दूरी कुल पथ की लंबाई होती है। दूरी क्या होती है? कुल पथ की लंबाई होती है और यह अदिश होता है, अर्थात इसमें दिशा नहीं होता। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी, तो कुल तय की गई दूरी के बीच की न्यूनतम दूरी या प्रारंभिक बिंदु या और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी। और इसमें यह सदिश राशि अर्थात इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। चाल और वेग में अंतर। चाल गति की दर है। चाल गति की दर है अर्थात इसकी एक मतलब नियत समय में कितना दूरी तय करता है। नियत समय में कितना दूरी तय करता है वह क्या कहलाता है? चाल। और वेग क्या है? वेग दिशा के साथ गति की दर है। गति की दर ये भी है, लेकिन दिशा क्या होना चाहिए? दिशा निश्चित होना चाहिए, अर्थात एकांक समय में निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और त्वरण क्या है? वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण। ग्राफ क्या होता है? दूरी समय ग्राफ की ढाल। दूरी समय ग्राफ की ढाल किसको प्रदर्शित करता है? तो चाल। दूरी समय ग्राफ की ढाल चाल देती है। वेग समय ग्राफ की ढाल वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण त्वरण को प्रदर्शित करता है या त्वरण देती है, और उसके नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन को देता है। और त्वरण के नीचे का क्षेत्रफल क्या देता है? विस्थापन। आगे है वृत्तीय गति। तो एक समान वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है क्योंकि दिशा लगातार बदलती है। आगे महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, तो आगे ये इस परिभाषा को भी देख लेते हैं। तो मूल बिंदु या ओरिजिन। तो मूल बिंदु वह संदर्भ बिंदु है जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति बताई जाती है। अदिश राशि या स्केलर क्वांटिटी। तो यह वह राशि है जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, जैसे दूरी और चाल। ये क्या है? अदिश राशि। सदिश राशि या वेक्टर क्वांटिटीज। तो यह वह राशि है जिसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। जैसे इसके उदाहरण है विस्थापन, वेग और त्वरण। तो मंदन हमने ऊपर पढ़ा। ऋणात्मक त्वरण ही मंदन होता है। जब वस्तु का वेग समय के साथ घटता है तो वह क्या कहलाता है? वह ऋणात्मक त्वरण को प्रदर्शित करता है। तो ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। तो यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।